हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास चैप्टर 2 सॉल्यूशंस नियरली कंप्लीशन पे है। इसकी सारी पिछली लेक्चर की वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एबनॉर्मल मोलर मास। व्हाट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास? देखो, अभी तक हमने पीछे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वी हैव कैलकुलेटेड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास हम डिटरमाइन करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कम या ज़्यादा आता है, तो हम सब्सटेंस को कहते हैं कि इट इज़ हैविंग एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो when the molecular mass of a substance determined by any of the colligative properties comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show abnormal molecular mass। तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस का एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है जब उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास कैलकुलेट करते हैं और वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आता है। तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास किसी भी 3 कारण से आ सकता है। पहला रीज़न क्या हो सकता है कि या तो सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं दे बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। दूसरा क्या है कि व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, जो सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सोल्यूट ऐड किया है वो सोल्यूट जो है वो उसका एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सोल्यूट जो है वो एसोसिएट होके जुड़ के कंबाइन होके आपस में लेस नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, अगर सोल्यूट जो है वो टूट जाता है आयंस में, तो यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर 2 मोल बन जाते हैं। तो इस तरह से जो मोलिकुलर मास है वो कम या ज़्यादा आएगा। तो इसको हम अगर 1 बाय 1 पढ़ते हैं, एसोसिएशन अगर होता है मॉलिक्यूल्स का, तो इफ़ एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टेक प्लेस, जनरली हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर एंड वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन है, तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, दे विल एसोसिएट, यानी कि 2 का 1 बन जाएगा। दैट इज 2 और मोर मोलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर मोलिक्यूल। 2 मोलिक्यूल मिलके और बड़ा एक सिंगल मोलिक्यूल बन गया। तो उससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो सोल्यूट मोलिक्यूल के जो मोलिक्यूल्स थे वो सोल्यूट मोलिक्यूल्स की नंबर जो है वो कम हो जाएगी। अब हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और इसलिए और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो इन केस अगर सोल्यूट का एसोसिएशन होता है तो मोलिकुलर मास विल इंक्रीज, यानी कि जो थ्योरेटिकली जो मोलिकुलर मास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया हुआ मोलिकुलर मास ज़्यादा आएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मोलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन। अगर इसको हम बेंजीन ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमने इथेनोइक एसिड डाला है तो वो डाइमराइज हो जाएगा, यानी कि 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिलके एक सिंगल मोलिक्यूल बना देंगे। तो उसको हम कहेंगे कि इट विल डाइमराइज। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH के 2 मोलिक्यूल्स मिलके CH3COOH ट्वाइस, और इस तरह से ये इन दोनों मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि द मोलिक्यूल डाइमराइजेस। अब इस केस में हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60U होता है, लेकिन इसका जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमने कैलकुलेट किया है, वो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास 120U होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 120U ही होए, बिकॉज नॉट ऑल द मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड अंडरगो एसोसिएशन। सारे के सारे मोलिक्यूल एसोसिएशन नहीं करते, कुछ मोलिक्यूल अनएसोसिएटेड भी रहते हैं, तो ये 120 से कम भी आ सकता है।
लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, 60 U से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमने बात क्या सीखी कि अगर एसोसिएशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का तो जो मोलर मास है दैट विल बी मोर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, अगर जो सोल्यूट हमने लिया है वो डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, टूट रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन हुआ है। जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे अंडरगो डिसोसिएशन इनटू आयंस। अब एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बनेंगे, ऐसे 3 बनेंगे, जितने भी बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास ऑफ सच सोल्यूट डिक्रीजेस। जैसे KCl जो हो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, तो इसको हम कहेंगे कि इस तरह का जो मोलिकुलर मास ऑफ सच जो सोल्यूट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने दोनों का जो रिजल्ट क्या निकाला कि व्हेन देयर इज association of solute particles the experimentally determined molecular mass is higher than the true value. When there is a dissociation of solute particles the experimentally determined molecular mass is lower than the true value. अब इस सब को डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर आता है नॉन एज वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? इन 1880 वेंट ऑफ गेव ए फैक्टर I known as वेंट ऑफ फैक्टर, एंड what does it do? It calculate the extent of association or dissociation. वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड by I, इसको I से दिखाते हैं। तो I की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे मान लो हमने पीछे एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास 60 होता है और उसका एबनॉर्मल मोलर मास उसका आधा मतलब डबल हो गया, क्योंकि वो डाइमराइज हो रहा था। तो नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू I, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। और I की और डेफिनेशन क्या हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। I के लिए कुछ वैल्यूज हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए I इज ऑलवेज इक्वल टू 1। For association, value of I is less than 1. And for dissociation, value of I is greater than 1. ये याद करने को है। अब अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन सब के डेरिवेशन में भी थोड़ी सी चेंज आ जाएगा, उन सब के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकम्स P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 बाई N1। यहाँ पर हमने वेंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB बिकम्स इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बिकम्स I इंटू KF इंटू M, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बिकम्स I इंटू N2 बाई N2 इंटू RT बाई V। तो सभी की डेरिवेशन में I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करेक्ट। मान लो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो कम्प्लीटली आयंस में टूट जाते हैं, तो उनकी वैल्यू ऑफ I क्या होगी? जितने ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतना ही उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन देगा वो उसकी I की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल 0.001 मोलर NaCl में कितने आयन बनेंगे? एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो 2 आयन्स बनेंगे, तो इसकी वैल्यू ऑफ I कितनी होगी? 2। ऐसे ही 0.001 मोलर MgSO4 में कितने आयन बनेंगे? एक मैग्नीशियम आयन एक सल्फेट आयन, तो 2 आयन बनेंगे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? I की वैल्यू 2।
0.001 मोलर। Na2SO4 में कितने आयन बनेंगे? 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट आयन। टोटल नंबर ऑफ आयन्स 3। तो इसकी 1 2 फैक्टर की वैल्यू 3। तो सीधा सीधा आई की वैल्यू हम नंबर ऑफ आयन से निकाल सकते हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 2 फैक्टर पे। जैसे ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आई। 1 2 फैक्टर की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है? 0.001 मोलर NaCl, 0.001 मोलर K2SO4, 0.001 मोलर KCl, 0.001 मोलर MgSO4। तो इसमें हमने क्या देखना है? जिसके सबसे ज़्यादा आयन बनेंगे उसकी उतनी ही आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो NaCl के 2 आयन बनेंगे, KCl के भी 2 बनेंगे, MgSO4 के भी 2 बनेंगे, लेकिन K2SO4 के 3 आयन बनेंगे, 2 के 1 सल्फेट। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी हुई? 0.001 मोलर K2SO4 की। एक दो और क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के। जैसे ये क्वेश्चन आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाइयर वैल्यू ऑफ आई। किसकी वैल्यू हायर होगी? अब पिछले में तो हमने अलग अलग सोल्यूट ले रखे थे, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट हमारा सेम है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर ले लो 0.1 मोलर NaCl, 0.01 मोलर NaCl, 0.001 मोलर NaCl, या इन सब की बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या होता है? जितना ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जितनी कम कंसनट्रेशन होगी, आई की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर आएगा 0.001 मोलर NaCl इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही बात यहाँ आएगी, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 2 फैक्टर की, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। 0.1 मोलर Na2SO4, 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर यूरिया। अब ग्लूकोज और यूरिया तो नॉन आयनिक हैं, ये तो डिसोसिएट नहीं होंगे, तो इनकी आई की वैल्यू 1 1 रहेगी दोनों की। लेकिन Na2SO4 3 आयन देगा, 0.1 मोलर KCl 2 आयन देगा, तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 0.1 मोलर Na2SO4 की। हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट किसका होगा? Na2SO4 का होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12। थैंक यू। बाकी पिछले जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिसने भी पढ़ने हो, वीडियो को लिंक को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस पाएँ। थैंक यू।